हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था, आज करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, आज हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी बेटा? जे थॉमसन ने। ये आपका सेकंड पार्ट है। लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट किया था हम लोगों ने, ये सेकंड पार्ट है। जे थॉमसन ने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने विलियम क्रुक जो साइंटिस्ट थे, उनके डिस्चार्ज ट्यूब पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी को आगे मॉडिफाई किया। एक तरह से विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट को ही इन्होंने आगे स्टडी किया है और उससे जो रिजल्ट निकल कर आए थे उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ये रिजल्ट किसने निकाले थे? जे थॉमसन ने। इस वजह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट है वो जे थॉमसन को जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो मेथड था, जो एक्सपेरिमेंट का, वो किसका था? सेम विलियम क्रुक के जैसा, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उस टाइम इनको क्या कहा था? कैथोड रेज। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे आपके कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में, उनको हम क्या बोला था? कैथोड रेज, ठीक है। आज हम करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी बेटा। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी सेम वही आपका मेथड लिया इन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब ली एक, ठीक है बेटा। देखो ये आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी में की थी, तब उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप तैयार किया था। जी बिल्कुल, आपका कैथोड रे ट्यूब का मॉडिफाई किया हुआ वर्जन है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब को मॉडिफाई किया हुआ। इसमें क्या हुआ, आपने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो एनोड को परफोरेटेड कर दिया था। परफोरेटेड करने का मतलब होता है बेटा होल कर देना, यहाँ पर पार्ट बीच में पोर्स जनरेट कर देना, ताकि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो वो जो पीछे ये जो आपकी परफोरेटेड शीट लगी हुई है, ये आपकी जो फ्लोरेसेंट शीट लगी हुई है, इस पर कलर ऑब्जर्व हो, ताकि मुझे दिखे कि कलर ऑब्जर्व हो रहा है, तो कुछ सब्सटेंस वहाँ पर टकरा रहा है, ये पता लग जाए। ऐसे सिमिलर ये हमने क्या किया, अब की बार हमने एनोड को ना करके कैथोड को क्या कर दिया? परफोरेटेड, ठीक है। कैथोड को क्या कर दिया? परफोरेटेड, यहाँ पे होल कर दिया छोटे छोटे। तो देखो यहाँ पर जो गैस थी ना वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। जा तो ये आपके कैथोड से एनोड भी रही थी, पर अब की बार हम देख रहे हैं कि एनोड से जो कैथोड जाने वाली है ना, वहाँ कुछ गैसेज जा रही है। वो कैसे? अब कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के पास कौन सी चीज़ें जाएगी बेटा? पॉजिटिव चीज़ें। क्या जाएगी? पॉजिटिव। तब देखो इधर की डायरेक्शन में आपके कैथोड से एनोड की तरफ गया था, इलेक्ट्रॉन गया था, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या था? नेगेटिव, और एनोड पर क्या? पॉजिटिव। तो इससे ये तो पता लगे कि पॉजिटिव चीज़ें जा रही है। तो जो पॉजिटिव चीज़ जा रही है ना इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव कैसे जाएगी? जैसे हाइड्रोजन है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल, तो ये क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिव है ना, ये एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में जा रहा है, एनोड टू कैथोड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनल रेज। क्या बोलते हैं? कैनल रेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैनल रेज, या फिर इसको एनोड रेज बोलते हैं। एनोड रेज, जैसे इलेक्ट्रॉन में हमने कैथोड रेज बोला था, इसमें एनोड रेज, क्योंकि एनोड से जनरेट हो रही है ये, एनोड की डायरेक्शन से जा रही है। एनोड से जनरेट नहीं हो रही, एनोड डायरेक्शन से जा रही है। जनरेट तो कहाँ से हो रही है? जो मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ, गैसेज जो यहाँ पर रखी है, वहाँ से जनरेट हुई है ना बेटा। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। जो बट पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? इस नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? वही कलर ऑब्जर्व होगा, तो इससे पता लग जाएगा कि आपका कुछ चीज़ है। और वैसे भी रेज होती है, जो कलर्ड रेज ऑब्जर्व होती है यहाँ पर, क्या होगी? कलर्ड रेज ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपने नोटिस किया था बेटा, कैथोड रेज में जब आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं था। मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं था, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल कैसा भी हो, कैथोड रेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो निकलना है। लेकिन एनोड रेज क्या होती है बेटा? मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है। मटेरियल डिपेंडेंट होती है। मटेरियल डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर हाइड्रोजन है तो वो H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव जाएगा। अगर वैसे कार्बन हो, जैसे तो लाइट गैसेज लेंगे बेटा, मान लो आपका कार्बन ऑक्सीजन हो, O हो, तो O पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन,
तो अब देखो H पॉजिटिव की जो टेंडेंसी होगी कैथोड की तरफ जाने की और O पॉजिटिव की जो टेंडेंसी होगी कैथोड की तरफ जाने की सेम होगी, क्योंकि दोनों का मास अलग है, दोनों एलिमेंट अलग है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ सेम ही है, लेकिन जो ये एलिमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो गैस है वो तो अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई है, तो अलग अलग एलिमेंट है तो अलग मास होगा। मास होगा तो नेचर पे डिपेंडेंट होगा। जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है ना हम लोगों को, वो डिपेंड करेगा हमारा इन मटेरियल पे। जैसे नियोन के केस में आपका बेटा येलो कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन गैस जाएगी तो अलग कलर ऑब्जर्व होगा एनोड रेज में, कार्बन ऑक्सीजन जाएगी तो अलग कलर ऑब्जर्व होगा। आपने देखा था बेटा चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट था कितना, 1.758 इंटू 10⁻11 किलोग्राम पर, सॉरी बेटा 1.75 इंटू 10⁻11 कुलम पर मोल। यूनिट क्या होती है, कुलम पर मोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज की यूनिट कुलम, मास की यूनिट किलोग्राम। ये चार्ज टू मास रेशियो था किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन वही अब जो एनोड रेज जा रही है उनका चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ तो देखो चार्ज जो हाइड्रोजन पर जो चार्ज होगा, अब चार्ज प्रोटॉन पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे जितना वही तो आएगा सेम, लेकिन मास तो डिफरेंट है। मास यहाँ हाइड्रोजन का है, प्रोटॉन पर चार्ज फिक्स है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ओ पॉजिटिव बना है, बट ऑक्सीजन का जो मास है वो तो डिफरेंट है। ये चीज मान लो सेम भी है बट ये तो डिफरेंट है। चार्ज हम पढ़ेंगे बेटा प्रोटॉन पर कितना होता है, चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो एक चार्ज आएगा, सेम होता है चार्ज दोनों का, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का, बस साइन का चेंज हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में। मास कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 16, है ना। तो मास तो चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा, डिफरेंट होगा इसमें। समझ आया कैसे पता लगा चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होगा, ठीक है बेटा। अब देखो जो चार्ज कैरी की होगी बेटा, जो गैस पॉजिटिव होगी वो अलग अलग, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव कैरी करता है चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो आपका न्यून अलग है, तो अगर मल्टीपल भी चार्ज हो सकते जैसे, ठीक है, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे कैरिकल मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कि एक से ज़्यादा चार्ज भी जनरेट हो सकते हैं। और ये गैसेस साइंस होंगे, कलर्ड रेज होंगी, पता है नेचर पे डिपेंड करेगा गैस पे, ठीक है। ये आपके क्या थे, प्रोटॉन के पॉइंट्स थे, जो मेन पोस्टुलेट्स थे आपके ये थे बेटा। जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे पहले हमने सबसे लाइटेस्ट गैस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइड्रोजन गैस ही थी, ठीक है। तो इसके केस में जो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज, हाईएस्ट पॉजिटिव आयन, सबसे छोटा और सॉरी लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था, हमारा प्रोटॉन, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम प्रोटॉन ही दे दिया था। जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था वो किससे जनरेट हुआ था, हाइड्रोजन से जनरेट हुआ था, और उसका नाम क्या दे दिया हमने, प्रोटॉन। इसी वजह से काफी बार H पॉजिटिव को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन 1 एटॉमिक नंबर है, तो मतलब 1 ही प्रोटॉन है उसके अंदर, न्यूट्रल स्टेट में है तो 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके पास, ठीक है। जो मास नंबर है एटॉमिक मास कितना है इसका 1, तो एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो कितने हैं 1 और एटॉमिक मास का सम भी 1 है, तो इससे पता लग रहा है न्यूट्रॉन कितने होंगे 0। तो H11 के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने 0 है। क्लियर बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने 0 है। तो देखो अगर H में से 1 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दे, निकाल दे, तो क्या बचेगा इसके पास, 1 प्रोटॉन ही तो बचेगा। और इसी वजह से H पॉजिटिव को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन जनरली, ठीक है। ये आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी के पोस्टुलेट्स से बेटा। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था बेटा, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी चैडविक ने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, चैडविक ने, साइंटिस्ट आपके चैडविक ने 1932 के अप्रोक्स की थी ये।
बेटा जो इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी हुई है ना, ये एक के बाद ऐसे नहीं लगातार हो गई हो, कंटिन्यूसली हो गई हो, टाइम लगा है। जैसे 1919 के अप्रोक्स आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी तो और भी बाद में हुई थी, ठीक है। 1815 के आसपास हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। क्लियर है? तो कितने साल का गैप लगता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को उसको समझा होगा, उसकी रिसर्च को पढ़ा होगा, फिर प्रोटॉन के पढ़ा होगा, देन न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो देखो आपके जे थॉमसन से पहले डोल्टन ने ये कह दिया था कि जो आपका एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने ये बोल दिया था कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल है तो हमें ये पता लगे, देखो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें इसी से हमें पता लगे एक नेगेटिव चीज कोई है तो पॉजिटिव पार्ट में भी कोई चीज होगी, जिसका नाम हमने दे दिया प्रोटॉन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव भी होगी। डाल्टन की चीज कंसेप्ट एटम से रिलेटेड कंप्लीट हुआ कि वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बना दिया। लेकिन बेटा जो हमने जो एटम था उसका मास देखा ना, मास, एटॉमिक मास, वो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास, क्योंकि जो मास होता है वही तो बताएगा ना कि जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन है इनके मास को ऐड कर देंगे वही तो एटॉमिक मास होगा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला हमने। जो मास है ना वो ज्यादा पाया, मास क्या पाया, ज्यादा इन दोनों के सम से। तो हमें ये पता लगा कि एक चीज और है और उसका नाम उन्होंने दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। और वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर उस पर कोई चार्ज आ गया तो फिर ये कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव आ चुका है, एक पॉजिटिव हो चुका है। कितने भी नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है वो एटम कौन सा है, ठीक है, किस चीज का, किस एलिमेंट का एटम है। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर हो चुके थे। वो इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रल क्यों पता लगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक न्यूट्रल होगा, मास बढ़ गया इसका, इसे पता लगा कि न्यूट्रॉन है। और इसकी डिस्कवरी किसने की, आपकी चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई बेटा, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक थिन शीट ली हमने बेरिलियम की पतली सी शीट ली हमने किसकी, बेरिलियम की। इस पर बम्बार्डमेंट की हमने अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बम्बार्डमेंट, मतलब स्ट्राइक की अल्फा पार्टिकल्स इस पर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम की शीट पे। तो इसमें से क्या हुआ बेटा, एक चीज एमिट हुई, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट पार्टिकल एमिट हुआ, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, न्यूट्रॉन। बेरिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो उससे एक एलिमेंट, मतलब सब एटॉमिक स्पीसीज ऑब्टेन हुई या प्रोड्यूस हुई, और उसका नाम कर दिया, लिख दिया इन्होंने बेटा न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ से एक सब एटॉमिक स्पीसीज रिलीज हुई। ये मेजर क्या किया बेटा, जो चीज एमिट हुई है उसका जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रोटॉन से थोड़ा सा, स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है आपका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या क्या है बेटा। अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, आपकी जे थॉमसन ने, ठीक है। और इसमें कैथोड रेज रिलीज हो रही थी, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, आपकी ई गोल्डस्टीन ने। इसमें एनोड रेज रिलीज हो रही थी, और एनोड रेज को इन्होंने क्या नाम दिया था, कैनल रेज। नेचर पे डिपेंडेंट होती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट, या गैस बोल रहे, मटेरियल कौन सा, गैस हमारे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, चैडविक ने। इसने क्या किया था, बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, तो इन्होंने एक पार्टिकल रिलीज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होता निकला मिला, जो कि जिसका मास बेटा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा था, उसका नाम दे दिया इन्होंने न्यूट्रॉन। बस ये था, आपको इतना कंसेप्ट पढ़ना है। अब अल्फा पार्टिकल सभी बताते होता क्या, पहले इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी स्मॉल है दोनों, न्यूट्रॉन का एन। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बेटा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब प्रोटॉन का चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो जीरो। रिलेटिव चार्ज हम लोगों ने बोल दिया बेटा -1 इलेक्ट्रॉन के लिए, +1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जीरो। मास किलोग्राम में,
9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम तक इसका होता है इलेक्ट्रॉन का। 1.672 इंटू 10⁻27 किसका होता है प्रोटॉन का। 1.674 इंटू 10⁻27 न्यूट्रॉन का। बस देखो डिफरेंस कितना 2 का और 4 का है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन का मास कम होगा, न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा। मास, एटॉमिक मास, एएमयू का मतलब होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं तो कितना आता है 0.0005, प्रोटॉन का 1.007, न्यूट्रॉन का 1.008। और अगर हम इनको अप्रोक्स करें तो जीरो आ रहा है ज़्यादा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं बेटा, जिसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन हो बस। जो स्पीसीज या कोई भी ऐसी स्पीसीज है जिसके पास 2 प्रोटॉन हो बस और 2 ही न्यूट्रॉन। अब ऐसी स्पीसीज कौन है, जैसे एग्जांपल लेते बेटा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, मास नंबर कितना होता है 4। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, क्योंकि 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 2। अभी मैंने क्या बोला था, अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास प्रोटॉन कितने हो 2, न्यूट्रॉन कितने 2, इलेक्ट्रॉन एक बिना। तो देखो हीलियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो अब इसके पास क्या बचा 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कितने 2। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बस इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर बेटा। ठीक है।